दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर में एनालाइजर और सारे यूट्यूब चैनल का एक सम्मेलन हुआ। वहां पे लोगों ने बड़ी भीड़ की, लोगों ने प्यार दिखाया, लोगों ने अपनी सारी आस्थाएं इन सब यूट्यूबर्स के प्रति दिखाई। उसी कार्यक्रम के लिए बड़े ही दिल से दिल्ली से आए थे हमारे ओंकार चौधरी जी, और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपने कल उनका भाषण भी इसी चैनल पर सुना होगा। आज ओंकार जी से हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो देश की राजनीति में बदलाव लाने की अपेक्षा रखकर विपक्ष द्वारा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों द्वारा की जा रही है। अब यही विषय है कि क्या मोदी के खिलाफ किया जाने वाला संगठन देश की राजनीति का रुख बदल सकता है, चित्र में कोई परिवर्तन ला सकता है क्या? इंटरेस्ट इसलिए है कि महाराष्ट्र से शरद पवार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इंटरेस्ट इसलिए भी है कि शरद पवार के साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी सबको इकट्ठा करने के लिए जमा हुए हैं। अब इंटरेस्ट के साथ सवाल यह भी है कि शरद पवार जो अपनी पार्टी को पश्चिम महाराष्ट्र के आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी निकल चुकी है, क्या वो अपनी पार्टी को लेकर मोदी के सामने विकल्प खड़ा कर सकते हैं? अटल जी की कुछ पंक्तियां याद मुझे आती है, हारे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे हुए मन से कोई बड़ा नहीं होता। यही जानने की कोशिश करेंगे ओंकार जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनालाइजर पर, और बहुत बहुत आभार आपके कि इतनी दूर से आप इस कार्यक्रम में सहभाग लेने के लिए आए। बहुत बहुत ओंकार जी, सच में क्या ये मोदी के खिलाफ किया जाने वाला संगठन जितने महाराष्ट्र में हमें दिख रहा है, उतना क्या उत्तर भारत में भी परिणाम दिखा रहा है आपको? मीडिया में तो दिखाई दे रहा है, जमीन पर है कि नहीं है ये जरूर विचारणीय विषय है। सुशील जी, 2014 में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे, इसी तरह की कवायद हुई थी, और विपक्षी एकता के नाम पर मीटिंग्स भी हुई थी, चाय पानी भी हुआ था, कहीं कहीं खाना भी हुआ था। लेकिन इससे आगे उस समय भी ये मुहिम बढ़ नहीं पाई थी। और 2019 में याद करिए, 2019 में तो तब के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से अब नीतीश कुमार अगवा बने हुए हैं विपक्षी दलों के नेताओं की एका के, उसी तरीके से चंद्रबाबू दौड़ रहे थे और बार बार दिल्ली जाते थे, अलग अलग कलर के शॉल राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को उड़ाते हुए दिखाई देते थे। 2019 के चुनाव के बाद कहाँ हैं चंद्रबाबू नायडू? मतलब कहीं मीडिया में आपको दिखाई देता है, कभी कोई मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेता हुआ दिखाई देता है, या पब्लिक का कोई इंटरेस्ट है उनको सुनने के लिए कि भाई हम चंद्रबाबू नायडू के इस विषय पर विचार सुने? वो एकदम नेपथ्य में चले गए हैं, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टरशिप थी वो भी चली गई, बहुत बुरी तरीके से हारे थे। लोकसभा के भी उनके शायद 2 या 3 कैंडिडेट ही जीत पाए थे, सब हार गए थे। वहाँ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने एक तरीके से स्वीप किया था लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह। अब 2024 जब चुनाव बिल्कुल सामने है, तो एक आध नहीं कई लोग लगे हुए हैं इस बात का श्रेय लेने के लिए कि साहब जो विपक्षी एका है ये हमारी वजह से हो रहा है, हमारे इनिशिएट करने से हो रहा है। इसमें एक्चुअल में तो कई इसके कोण हैं। एक कोण कांग्रेस का है, राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के तमाम तरह के लेकिन किंतु परंतु हैं। कांग्रेस के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाज़ उठ चुकी है। CWC की हुई, उसमें जूतम पेजार की नौबत थी। गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग छोड़ करके चले गए, कपिल सिब्बल छोड़ करके चले गए, कई दूसरे नेता बगावत कर गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के जितिन प्रसाद, RPN सिंह, अशोक तंवर जो कभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, सुस्मिता देव जो सबसे ज़्यादा लोकसभा में खड़े होकर के चिल्लाती थी, वो पार्टी छोड़ करके चली गई। कीर्ति आज़ाद से लेकर के आपके गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर फ्लेरियो चले गए।
तो बहुत सारे लोग कांग्रेस, मतलब एक तरह से भगदड़ मची हुई थी। तो राहुल गांधी को लगा कि ये तो 2024 आते आते कहीं ऐसा ना हो कि 10 जनपद में बस माँ, मैं और बहन खड़े रह जाएं और बाकी सब भाग जाएं, जैसे मातोश्री में उद्धव आदित्य। तो इन्होंने वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा शुरू की। अब वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा शुरू करने के पीछे भी एक इनका विचार था। विचार ये था कि एक तो इससे एक माहौल बनाया जाए पूरे देश में, और जो ममता बनर्जी ने टिप्पणी कर दी थी मुंबई आकर के, जब उनसे पूछा गया था यूपीए के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि कहाँ है यूपीए। उन्होंने राहुल गांधी पर भी टिप्पणी कर दी थी कि वो आधा समय तो उनका विदेशों में बीतता है। तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीएमसी पर आ पड़ी है कि हम अब अगुवाई करें विपक्षी दलों की 2024 के लिए। जैसे ममता बनर्जी को गलतफहमी है, ऐसे विपक्ष के कई नेताओं को गलतफहमी है। बहरहाल मैं उस पॉइंट पर दोबारा लौटता हूं कि एक तो कांग्रेस के भीतर से इनको चैलेंज मिलना शुरू हो गया था। कांग्रेस के भीतर से ही ये सवाल उठने लगे थे कि जब 2014 और 2019 दो चुनाव लगातार राहुल गांधी हार गए हैं, तो फिर 2024 में इनको लीडरशिप के तौर पर पेश करना ठीक नहीं होगा। एक तो उससे ध्यान बटाना था राहुल गांधी को, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। दूसरे, विपक्ष के जो नेता अलग अलग मुहिम शुरू कर चुके थे तीसरा फ्रंट पुनर्जीवित करने के लिए, उनमें केसीआर भी थे, उनमें ममता बनर्जी भी थी, अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए थे, शरद पवार भी प्रशांत किशोर को कभी महाराष्ट्र बुलाते थे, खाने पर बात चर्चा करते थे, कभी दिल्ली जाकर के वहाँ बुलाते थे, नीतीश कुमार फिर सक्रिय हो गए। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि भाई ये तो कोई तीसरा मोर्चा खड़ा कर देंगे और कांग्रेस जो है वो इरिलीवेंट हो जाएगी, इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा की गई। और आप जानते ही हैं कि वामपंथियों का और कांग्रेस का एक भोंपू मीडिया है जो ये कुछ भी करते हैं तो उसको बहुत ग्लोरीफाई करके चलाता भी है, उस पर डिस्कशन भी करता है, ताकि इनको हाईलाइट किया जा सके और बताया जा सके कि देखो ये देश पर 60-65 साल शासन कर चुके हैं, ये सबसे बड़े अनुभवी हैं, ये नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। तो ये जो इस समय कवायद चल रही है, पहले ये मीटिंग 12 जून को होने वाली थी, फिर पता लगा कि नहीं राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे, वो तो अमेरिका में हैं, बहुत महत्वपूर्ण विजिट उनकी अमेरिका की हो रही है। वो एक अलग मामला है कि क्या महत्वपूर्ण होता है उसमें। अमेरिका के ही एक थिंक टैंक ने बहुत रोचक टिप्पणी की है राहुल गांधी के कुल मिलाकर के अमेरिका के प्रवास और जगह जगह कार्यक्रम जो किए और जो ये मीडिया में बोले उसको लेकर के। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो भारत में टॉयलेट बनवा रहे हैं घर घर, और स्कूलों में भी बनवा रहे हैं, बच्चियों के अलग, बच्चों के लिए अलग, और राहुल गांधी अमेरिका आकर के खुले में शौच करके गए हैं। तो मतलब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणी कोई हो नहीं सकती। बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है, काम भी महत्वपूर्ण है और टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। टिप्पणी तो राहुल गांधी प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से जो नरेंद्र मोदी अभी यूएस विजिट पे जा रहे हैं, राजकीय यात्रा पे जा रहे हैं, उसको मतलब बेपटरी किया जाए। लेकिन अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी अमेरिका में लैंड किए और लैंड करने के तुरंत बाद 24 कंपनियों के सीईओ से उनकी मुलाकात हुई, जिनमें टेस्ला कंपनी के एलन मस्क भी हैं, जिन्होंने जैक गोर्सी से ट्विटर खरीदा है। और उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी का फ़ैन हूँ, वो केवल और केवल भारत की बात करते हैं, भारत के हित की बात करते हैं। तो एक तरफ तो सुशील जी नरेंद्र मोदी हैं जिसकी दुनिया मुरीद हुई पड़ी है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हिरोशिमा में उनको ढूंढते हुए आते हैं, उनको गले लगाते हैं, ये कहते हैं कि आपको नहीं पता आप अमेरिका में कितने लोकप्रिय हैं। और 22 जून को आपके सम्मान में जो डिनर हम होस्ट कर रहे हैं वाइट हाउस में, उसमें कितने लोग जो हैं वो सिफारिशें लड़ा रहे हैं कि हमको भी उस डिनर में ले लीजिए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे भी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जब पापुआ न्यू गिनी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, भारतीयों को संबोधित करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस बताते हैं। जो ग्लोबल रेटिंग है इस समय
उसमें पिछले 3 साल से नरेंद्र मोदी टॉप पे बने हुए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का क्या खाकर के मुकाबला करेंगे? अच्छा, कौन कौन से चेहरे हैं जो इस समय एकता की मुहिम में लगे हुए हैं? ममता बनर्जी पिछला 2019 का चुनाव देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीटें जीत करके बहुत बड़ा झटका उनको दिया था। विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से उछल करके 77 सीटों पर पहुंच गई। तो ममता बनर्जी थर थर काँप रही है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसकी कीमत पर आगे बढ़ी है और अगले चुनाव में क्या उनका हश्र हो सकता है। नीतीश कुमार, पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे उठा के देखिए सुशील जी। 2009 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिली थी। 2015 जब वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे लालू यादव और कांग्रेस के साथ में, उनकी पार्टी 115 से 71 सीटों पर आ गई। और जब अभी पिछला चुनाव होकर निपटा है वो 47 सीटों पर आ गई। वो भाजपा का ही ये है कि उनको सीएम बना दिया। तो जितनी बार वो सीएम बने भारतीय जनता पार्टी की वजह से, और अगर महागठबंधन की वजह से 2015 में बने तो 2 साल के भीतर छोड़ करके भाग गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अलग अलग सारे चेहरों को आप देख लीजिए जितने इस समय एकता की मुहिम में लगे हुए हैं, इनका बेस खिसकता जा रहा है और ये सारे के सारे एक्चुअल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी को ये गलतफहमी नहीं है कि ये एक अगर हो भी गए, पहली बात एक होंगे नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेगी? इसी तरीके से लालू यादव क्या बिहार में कांग्रेस को उतनी सीट देंगे जितना कांग्रेस मांग रही है? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए अपना स्पेस छोड़ेंगे, अपनी सीटें छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। देख लिया है अखिलेश ने क्या होता है हश्र। तो ये केवल वही जो 2014 में किया था, 2019 में किया था, अब 2024 में भी वही कर रहे हैं। चाय पानी पी रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, मीडिया को भ्रमित कर रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं। 2018 का सीन याद करिए, जब HD कुमारस्वामी शपथ ग्रहण कर रहे थे बेंगलुरु में, तब ये सारे इकट्ठा हुए थे और शपथ ग्रहण के बाद ऊपर हाथ करके इन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाया था। उसके अगले साल 2019 में कहाँ थे ये सारे? सब अलग अलग छितर बितर हो गए और सब अपनी ढपली अपना राग, यानी सब अलग अलग लड़ रहे थे। तो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ठीक है, चाय पानी के लिए, खाना पानी पीने के लिए ठीक है, मीडिया को मसाला देने के लिए भी ठीक है, लेकिन जब ज़मीन पर उतरने की बात आती है तब ये कहीं नहीं होते हैं। इनकी अपनी पार्टियों की चिंता होती है। और आखिरी बात, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेशनल दर्जा छिन गया। इसी तरीके से CPIM का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया, ममता बनर्जी की TMC का छिन गया। ये तीनों अपनी पार्टी को फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अपने राज्यों में क्या दूसरी पार्टियों को या कांग्रेस को स्पेस देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए कर्नाटक में जाकर के लड़ रहे थे शरद पवार कि कम से कम कुछ वोट प्रतिशत 4-5% मिल जाए तो मेरी फिर से पार्टी शायद राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो इन सारे क्षेत्रीय दलों की चिंता अपनी है, ना कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की। इसलिए ये एक दिवा स्वप्न है इन सब का। कोई विपक्षी एकता नहीं होनी है और कभी जमीन पर उतरनी नहीं है। एक और सवाल मन में भी आता है, जैसे आपने इन सब का गिना दिया कि ये कैसे कैसे उतरते चले आ रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो देश की राजनीति में काम करते करते अपने राज्य में अपना रुतबा बनाए हुए है। जैसे ओडिशा से आते हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अपनी सत्ता को कभी हिलने नहीं दिया। जैसे आंध्र प्रदेश से आते हैं अपने YSR के बेटे जगन मोहन, उन्होंने अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। जो अपने दम पे ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन बनाते हैं, वो अपनी राज्य में अपनी सत्ता कायम रखते हैं, वो कहीं इसी गठबंधन में नहीं दिखते हैं। मतलब जो असल शक्तिशाली है वो यहां पर क्यों नहीं दिखते हैं, और जो दूसरों के दम पर ही करते हैं वही राग अलाप रहे हैं इकट्ठा होंगे। ये क्या मामला है? ये लोग कभी क्यों नहीं जाते मोदी के विरोध में? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। नवीन बाबू कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देते,
कभी किसी छिछोरी राजनीति में नहीं पड़ते, कभी हमने उनका कोई बयान नहीं देखा जो नरेंद्र मोदी पर किया हो। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी मनमोहन सिंह के बारे में भी कोई उल्टा सीधा बयान नहीं दिया। और वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और केवल सरवाइव नहीं कर रहे हैं, हर बार अच्छे बहुमत से जीतते हैं। लोकसभा में भी उनके अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अच्छे तरीके से राजनीति कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी करते हैं लोग, ये वो हैं जो डरे हुए लोग हैं, जो अनसिक्योर लोग हैं, अपना कुछ हो नहीं, जिनको लगता है कि हमारा जनाधार जो थोड़ा बहुत है वो खिसकने वाला है और हमें भारतीय जनता पार्टी रिप्लेस करने वाली है। जगन मोहन रेड्डी का मुझे एक सीन नहीं भूलता है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में कहीं की पूजा के लिए गए थे। उनको शायद श्रीलंका जाना था, तो पहले वो आंध्र प्रदेश होकर के गए थे और एयरपोर्ट पर जगन मोहन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। ये जगन मोहन रेड्डी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी एलाई नहीं है और वो भी एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर को वो सम्मान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनका पड़ोसी राज्य है तेलंगाना, यानी केसीआर। जब भी प्रधानमंत्री का तेलंगाना का या हैदराबाद का कोई विजिट हुआ, वो कभी उनको रिसीव करने तक एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे, जबकि ये प्रोटोकॉल है कि अगर आपके राज्य में प्राइम मिनिस्टर लैंड कर रहे हैं, आ रहे हैं किसी कार्यक्रम में, तो आप एयरपोर्ट पर जाकर के उनको रिसीव करेंगे। जगन मोहन रेड्डी इसलिए विश्वास से भरे हुए हैं, उनको पता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है आंध्र प्रदेश से, चंद्रबाबू नायडू किनारे लग चुके हैं, दीवार से लग चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कुछ है नहीं। तो उनको लगता है कि हमारा तो किसी से मुकाबला नहीं है, तो हम प्राइम मिनिस्टर से बना करके क्यों ना चलें, उनको सम्मान दे करके क्यों ना चलें। केसीआर को सबसे बड़ा डर ही प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी लोकसभा में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, उनकी अपनी बेटी हार गई के कविता, और विधानसभा चुनाव में भी अगर पहले नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी तो कम से कम सेकंड नंबर की बहुत सम्मानजनक स्थिति में होने वाली है। तो ये सारे डरे हुए लोग हैं जो बयानबाजी करते हैं। और वो होता है ना कि जब रात के अंधेरे में हम बचपन में जाते थे किसी गली से जहाँ लाइट वाइट नहीं होती थी, और अगर पीपल का पेड़ है और उसके बारे में किसी ने कह रखा है कि यहाँ भूत रहता है, तो कुछ ना कुछ चिल्लाते हुए चलते थे, कम से कम राम नाम तो लेके चलो। तो ये सब डरे हुए लोग हैं जो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, और कोई बड़ी वजह नहीं है। एक बात और है, जितने भी लोग दल नए नए बने हैं, मतलब कांग्रेस को टूट कर, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो या महाराष्ट्र की शरद पवार हो या और कोई आंध्र प्रदेश का दल हो या कोई और भी दल हो, कांग्रेस से टूट कर बने हैं। शरद पवार ने तो सोनिया गांधी के खिलाफ जंग मुहिम छिड़कर ही अपनी पार्टी बना ली थी। ममता का ही ऐसे ही हाल था, अपमान कम्युनिस्टों से सहन नहीं हुआ, वो कांग्रेस उनको बल नहीं दे रही थी। क्या कांग्रेस से नाराज होकर बाहर जाकर जिन्होंने अपनी जो भी कुछ भी ताकत बना ली है, फिलहाल ममता की है, पवार की कुछ भी नहीं है, क्या वो फिर से एक बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये करेंगे या खुद को ही आगे करेंगे? मतलब ये एकता में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज आपको लगती है? देखिए, अगेन आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखा है। ममता बनर्जी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करती रही, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से प्रणव दादा को और मुंशी को और दूसरे लोगों को महत्व दिया गया, इनकी राय को रिजेक्ट किया गया। मुझे तो याद है, क्योंकि मैं उस समय लोकसभा कवर करता था जब ये कांग्रेस में हुआ करती थी, और फिर कांग्रेस छोड़ करके इन्होंने टीएमसी बनाई थी। ममता बनर्जी के विचारों से आप असहमत हो सकते हैं, उनकी बयानबाजी से असहमत हो सकते हैं, उनके तौर तरीक़ों को लेकर के उनके आलोचक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2011 में उन्होंने वामपंथियों को उखाड़ फेंका, उनका जो
एक अराजक, एक निरंकुश, एक मनमाना शासन था, जन विरोधी शासन था, उसको उखाड़ फेंका। वो कोई बिल्कुल मामूली बात नहीं थी सुशील जी। और ममता बनर्जी एक मार्स लीडर हैं, ये हमें स्वीकार करके चलना पड़ेगा। उनके तौर तरीक़ों से हम बिल्कुल असहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम प्रकट भी करते रहते हैं, मैं अपने चैनल पर भी करता रहता हूँ। लेकिन वो कांग्रेस से निकली हुई नेता हैं, और कांग्रेस से निकले हुए बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरवाइव किया है, जिन्होंने अपने दम पर सरकारें बनाई हैं। उनमें ममता बनर्जी, उनमें जगन मोहन रेड्डी, इनके पिताजी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, विमान दुर्घटना में उनकी डेथ हुई। उस समय भी ये बात चली थी कि जगन मोहन को उनकी जगह लिया जाए या उनकी पत्नी को ले लिया जाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं माने थे उस समय भी, कांग्रेस नेतृत्व को भी गलतफहमी थी। नतीजा क्या हुआ हम देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पूरी तरीके से बाहर हो गई। और जिस तरह विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उसको लेकर के दोनों राज्यों में ही गुस्सा है कांग्रेस के प्रति, वो गलत तरीके से हुआ था। तो आंध्र से भी गई, तेलंगाना से भी गई। और एक नाम जो आप नहीं ले पाए, के चंद्रशेखर राव, ये भी कांग्रेस के भीतर से ही निकल करके बाहर आए। तो ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर, शरद पवार, ये सब कांग्रेसी रहे हैं। और लोकसभा में इनकी सबकी सीटें गिनोगे तो कांग्रेस से ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने पावरफुल जो क्षत्रप थे, उनको कांग्रेस पार्टी रोक नहीं पाई, उनको सम्मान नहीं दे पाई। और आज भी कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई कारण है तो यही लोग हैं। महाराष्ट्र में अगर शरद पवार आगे बढ़े हैं तो वो कांग्रेस की कीमत पर ही बढ़े हैं, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने अगर पश्चिम बंगाल से अब कांग्रेस का सफाया कर दिया, विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी, वामपंथियों का खाता नहीं खुला था। अभी एक उपचुनाव हुआ था मुर्शिदाबाद जिले के सागर दिघी में, वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया था करीब 22,000 वोटों से। ममता बनर्जी ने उसको भी तोड़ लिया और टीएमसी में मिला लिया। तो कांग्रेस का सत्यानाश करने में यही चेहरे जो हैं वो आगे आए और इन्होंने किया है। ये किसी भी हालत में कांग्रेस की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शरद पवार की बात अलग है, उनकी अलग मजबूरी है, पर जगन मोहन रेड्डी हों, केसीआर हों, ममता बनर्जी हों, ये कभी राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दिल्ली के संजय राउत पर सवाल पूछता हूं, मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, लेकिन आखिरी सवाल है, पूछ ही लेता हूं। दिल्ली के संजय राउत तो आप जानते हैं मैं किसे कहने रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब दोनों के सरकार के प्रमुख बनकर बैठे हैं। क्या ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 7 जगह और पंजाब की लगभग उतनी ही जगह 10-15 सीटों को लेकर कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे, या इस महागठबंधन में कोई अपनी ताकत दिखा पाएंगे? देखिए, जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी हो तो एकदम लोगों की सोच बदल जाती है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस पिछले 9 साल में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी का रहा है, वो अगर मैं कहूँ भूतो न भविष्यति तो गलत नहीं होगा। 2014 से लेकर के 2023 तक नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो काम इस देश में होते हुए पब्लिक देख रही है, वो इससे पहले कभी नहीं हुए। सुशील जी याद करिए, 2014 से पहले लंबी लंबी लाइनें हर जगह लगती थी। आपको गैस सिलेंडर लेना है तो लाइन में लग कम से कम 2-3 दिन तो लगते थे हमारे यहाँ। तो आपको बिजली का बिल भरना है, लाइन में खड़े हो जाइए। आपको टेलीफोन का बिल भरना है, लाइन में खड़े हो जाइए। आपको यहाँ से संभाजी नगर से नागपुर जाना है, संभाजी नगर से अगर आपको किसी दूसरे शहर में जाना है तो कहाँ जाम लग जाएगा, कहाँ आप 2.5-3 घंटे तक खड़े रहेंगे, कोई पता नहीं है। कम से कम हमारे मेरठ की तरफ तो यही हुआ करता था। हम जब दिल्ली से मेरठ जाते थे अपने होम टाउन, तो मुरादनगर और मोदी नगर में 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते थे। आज की तारीख में एक्सप्रेस वे बन चुका है, 45 मिनट में, 50 मिनट में हम दिल्ली से मेरठ में होते हैं।
इसी तरीके से हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स की तो रंगत ही बदल गई है, चेहरा मोहरा ही बदल गया है। लग रहा है कि हम नेक्स्ट स्टेप उठा रहे हैं। एक बार मुझे अरुण जेटली का बयान याद है, लोकसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये केवल छोटे छोटे प्रयासों से अब काम नहीं चलेगा, हमें बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, मैंने अभी आप प्रोग्राम में कहा था कि जब अमेरिका में लैंड किए उसके कुछ ही समय बाद 24 कंपनियों के CEO से मुलाकात कर रहे थे। ये है नरेंद्र मोदी। और जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने हो तो उसके बाद ये जो दिल्ली की जनता है या पंजाब की जनता है वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। 2014-2019 आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली थी। पंजाब में 2014 में इनको ज़रूर 4 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में केवल संगरूर की सीट जीत पाए थे, जिस पर इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जीत करके आए थे। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोगों की एकदम अप्रोच और सोच जो है वो बदल जाती है। उस समय उनको ये देखना होता है कि ठीक है, दिल्ली में तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, या चलिए पंजाब में कोई और विकल्प नहीं था, आम आदमी पार्टी को आजमा करके देख लेते हैं। लेकिन जब देश का सवाल आता है तो मतदाता इस देश का बहुत मैच्योर हो चुका है, उसको पता है कि ये लोग कबाड़ा कर देंगे। इनके पास ना कोई विज़न है, ना कोई विचार है, और ना ही किसी तरह का कोई प्रोग्राम है कि ये देश को क्या, देश के साथ क्या करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी ने ये तो दिखाया है कि उनमें इच्छा शक्ति भी है, उनके पास विजन भी है, और वो 24/7 केवल काम काम और काम कर रहे हैं। ये लोग तो बयानबाजियों के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए जब राष्ट्र की बात आती है, जब प्रधानमंत्री की बात आती है, तो ये लाख मीडिया में छाए रहें पैसे के बदौलत, पर जब मतदाता को फैसला करना होता है तो वो बहुत शांत चित्त से फैसला करता है। एक कानून है हमारे यहाँ, और उस कानून में ये लिखा गया है कि शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। अगर कानूनन शादी करनी है और 18 साल की लड़की नहीं मिलती है तो इसका विकल्प ऐसे किया नहीं जा सकता कि 9-9 साल की 2 लड़कियां लेकर के आऊं और 18 का जुगाड़ करके मैं 2 लड़कियों के साथ शादी कर लूं। जैसे ये हमारी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, वैसे ही ठीक राजनीति में भी ऐसा ही होता है। अगर कहीं जाकर आप 2 लड़कियां लेकर आए, शादी लेकर आ गए और शादी कर भी ली, तो आपका संसार का क्या हाल होने वाला है ये सब लोग ही जानते हैं। ठीक वैसे ही है इस देश के लिए। यहां पर एक ही विचारधारा या एक ही नेतृत्व जो किसी के आधार पर टिका नहीं है, वही इस देश को चला पाएगा। ये हमने पहले भी देखा है, कांग्रेस के काल में भी देखा है, अटल जी के काल में भी देखा है, और मोदी पर्व में भी हम वही देख रहे हैं। यही बात हमसे बहुत अच्छी तरह से समझाई है ओंकार जी ने। बहुत बहुत आभार आपका, आप यहाँ आए, हमारे दर्शकों के साथ बात की। खूब आभार। नमस्कार।